नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरोस इंस्पायर इंडिया पर। आज हम बात करेंगे सीरिया वार के बारे में। साथियों, यह 1970 में अभी के जो प्रेसिडेंट है सीरिया के बशर अल असद, इनके फादर हाफिज अल असद, ये सीरियन आर्मी में अच्छे रैंक को होल्ड किया करते थे और इन्होंने अपनी पोजीशन का उपयोग करते हुए 1979 में तख्ता पलट करके अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। और इसके साथ इनको अच्छे से पता था कि सीरिया कि जो मेजोरिटी पॉपुलेशन सुन्नी है, इसीलिए इन्होंने सुन्नी मेजोरिटी इलाकों में अपने इंटेलिजेंस को डिप्लॉय किया ताकि छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन इनको मिल सके। आपको अपने पावर का यूज करने करके इन्होंने अपोजिशन को लगभग खत्म ही कर दिया और अपने हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ईयर 2000 में हाफिज अल असद की डेथ हो जाती है और इसके बाद इनके बेटे बशर अल असद सीरिया के प्रेसिडेंट बनते हैं और अपने फादर की पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं। ईयर 2006 से 2010 तक सीरिया में कम बारिश होने की वजह से सूखा पड़ जाता है। साथियों, यहाँ के लोग ऑलरेडी परेशान थे यहाँ के तानाशाही से, और दूसरा परेशानी हो गई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से। इसके साथ साथ सीरिया में लगे कंट्री जहाँ पर डिक्टेटरशिप पहले से ही था, जैसे ट्यूनीशिया, सीरिया, लीबिया, यमन, जॉर्डन, इन सब देशों में वहाँ की जनता डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी। तभी बशर अल असद को अपनी सिक्योरिटी को अलर्ट पर रखा ताकि प्रोटेस्ट सीरिया में ना हो। साथियों, 26 फरवरी 2011 को मुआविया, जो एक 14 साल का लड़का था, अपने साथ कुछ अपने दोस्तों को लेकर एक दीवार पर अरेबियन लैंग्वेज में लिखता है, इट्स योर टर्न डॉक्टर। एक्चुअली जो डॉक्टर शब्द था वो सीरियन प्रेसिडेंट के लिए यूज किया गया था, क्योंकि सीरियन प्रेसिडेंट वो लंदन के वेस्टर्न आई हॉस्पिटल से पढ़ाई करके आए थे और कुछ लोग उन्हें डॉक्टर भी कहते थे। उस समय जो सिक्योरिटी चीफ आतिफ नाजिब ने इस बात को पता चला तो उन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा टॉर्चर किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको छोड़ने से मना कर दिया। इन सब को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है और पुलिस के द्वारा इन सभी को गिरफ्तार किया जाता है जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे। 15 मार्च 2011 आते आते सीरिया के जो एरिया जैसे दमास्कस, अलीपो, होमस, इन सब जगह गवर्नमेंट का विरोध होने लगा। इन सब को देखते हुए बशर अल असद को लगा कि बच्चों की गिरफ्तारी सही डिसीजन नहीं है, तो उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए मिड अप्रैल 2011 को 15 बच्चे जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा अरेस्ट किया गया था, उन्हें छोड़ दिया जाता है। बच्चों की हालात इतने खराब हो गई थी कि वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाते थे, उनकी हालात बहुत खराब हो गई थी। यह सब कुछ देखकर वहाँ के लोग बहुत गुस्से में हो जाते हैं और लोगों ने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखा। लेकिन इस बार के प्रोटेस्ट में बशर अल असद के सरकार के खिलाफ जुलूस निकाली जाती है और वायलेंस भी होता है। इस प्रोटेस्ट के इस दिन को फ्राइडे ऑफ डिग्निटी भी बोला जाता है। सीरियन फोर्सेस इस वायलेंस को जब रोकने में सक्सेस नहीं हो पाती है तो गोली चला देती है और यहाँ तक वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए सीरियन गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर और टैंक का यूज करती है। साथियों, इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग की जान जाती है। सरकार का डिसीजन था गोली चलाना, यह उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि जहाँ पर 10 सिटी में प्रोटेस्ट हो रहे थे वहाँ पर 20 सिटीज में प्रोटेस्ट होने लगे। सरकार यहाँ तक नहीं रुकी। साथियों, जो लोग इस प्रोटेस्ट में घायल होकर हॉस्पिटल जाते थे वहाँ की सरकार उन्हें उठाकर जेल में डाल देती थी। इस चीज़ को निपटने के लिए लोगों ने हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया और अल उमारी मस्जिद को ही डॉक्टर के साथ मिलकर हॉस्पिटल बनाया और घायलों का इलाज करना शुरू किया। लेकिन यह सब पता होने के बाद सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेज मस्जिद पर अटैक कर देती है और घटना के बाद प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया। साथियों, इस प्रोटेस्ट में कुछ दिन के बाद ही हजारों लोगों की जान चली जाती है। इसके साथ साथ सीरियन फोर्सेस के कुछ सोल्जर्स ने वहां के लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया और जो सोल्जर्स गोली चलाने से मना कर देते हैं उन्हें मार दिया जाता था। जो सोल्जर्स इस प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रहे थे उन्हें आम लोगों को छोटी छोटी फाइटिंग यूनिट बनाई और 20 जुलाई 2011 को इनकी ऑफिशियली एक नाम दिया गया जिसे फ्री सीरियन आर्मी कहा गया। इस फ्री सीरियन आर्मी का काम था कि सीरियन फोर्सेस से लड़ना और बशर अल असद के सत्ता से हटाकर डेमोक्रेसी की स्थापना करना। इसके साथ साथ कई सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो बशर अल असद के खिलाफ थे वो फ्री सीरियन आर्मी को सपोर्ट करने लगे और आईएसआई भी फ्री सीरियन आर्मी को सपोर्ट करने लगा। आईएसआई जो कि आईएस में चेंज हो गया, क्योंकि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक से बदलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया कर दिया गया। इसी बीच फ्री सीरियन आर्मी ने गोरिल्ला टैक्टिक्स और एडवांस वेपन का यूज करते हुए सीरियन फोर्सेस को बहुत सारे नुकसान पहुंचाया। इसी बीच
सीरिया में नॉर्थ में जो कुर्द लोग रहते थे, जो कि सीरियन और तुर्की में भी थे, वो कुर्द लोग समय समय पर कुर्दिस्तान की डिमांड कर रहे थे। कुछ कुर्द लोगों ने देखा कि अभी सीरियन गवर्नमेंट बैकफुट पर है, यही सही समय है कुर्दिस्तान बनाने का। जो कुर्द थे वो सीरियन के नॉर्थ ईस्ट में कब्जा करना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब जो सिचुएशन था सीरिया की, उसमें 4 आइडेंटिटी लड़ रही थी, सीरियन गवर्नमेंट, ISIS, कुर्द एंड फ्री सीरियन आर्मी। इसके बाद बाहर से कई कंट्री अपने अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए इनको सपोर्ट करने लगी। इसी वजह से सीरिया एक बैटलफील्ड बन जाता है, जिसमें मल्टीपल कंट्रीज और सुपर पावर्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। जैसे सऊदी अरब सुन्नी कंट्री है और ये शिया गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं नाराज थी। इन्होंने बशर असद के खिलाफ जो फ्री सीरियन आर्मी लड़ रही थी उनको यह हथियार पहुंचाए, ताकि सीरिया में जो बशर अल असद जो कि शिया है उनकी सत्ता से हटाया जा सके। इसी बीच ईरान जो शिया मेजोरिटी कंट्री है वो चाहता था कि बशर अल असद सरकार में रहे और ईरान बशर अल असद की मदद करना शुरू की और ईरान ने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ मिलिट्री भी सहायता भेजी। साथियों, ऐसी ही बशर अल असद की दोस्ती रसिया से थी और जाहिर सी बात है कि रसिया सीरिया की मदद की। तभी यूएसए ने CIA को टास्क दिया कि फ्री सीरियन आर्मी को ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें एडवांस वेपन पहुंचाया जाए, ताकि वह बशर अल असद की सरकार को गिरा सके। ऐसा करके दुनिया के देश इस वॉर में एंट्री कर ले, ताकि सभी कंट्री अपने अपने हितों को पूरा कर सके। अब सीरिया हर दिन लड़ाई, एयर स्ट्राइक और वायलेंस शुरू हो गया। साथियों, 18 जुलाई 2012 को दमस्कस में सीरियन गवर्नमेंट की मीटिंग हो रही थी, जिसमें बड़े बड़े लीडर मौजूद थे और फ्री सीरियन आर्मी इसी मीटिंग प्लेस पर ब्लास्ट करके इस बिल्डिंग को ही उड़ा देती है, जिसमें सीरियन डिफेंस मिनिस्टर दाऊद राजिया और बड़े बड़े लीडर की जान चली जाती है। सीरियन गवर्नमेंट ने रिटेलिएट अटैक किए, जिसमें बहुत सारी जाने गई। इतनी सारी कोशिशों के बावजूद भी सीरियन फोर्सेस फ्री सीरियन आर्मी को पीछे नहीं कर पाई, क्योंकि इनको बाहरी सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा था। 21 अगस्त 2012 को एक बार 2:30 बजे सुबह 2:30 पर और 5 बजे सुबह पर सेम डे केमिकल वेपन का यूज सीरियन गवर्नमेंट आर्मी के द्वारा की गई। इस केमिकल वेपन में लाइन से लाशें बिछा दी जाती है, बच्चे, औरतों, यहाँ तक कि बहुत बड़े मात्रा में जान चली जाती है। इस इंसिडेंस के बाद विरोध होता है। ह्यूमन राइट वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल इस घटना को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड में ले गए, लेकिन चाइना एंड रशिया ने इस प्रपोजल को वीटो करके बशर अल असद को बचाया। लेकिन ओबामा ने इनका अपोज करते हुए सीरिया में के बेसिस पर एयर अटैक किए और इस समय पर यूएसए रशिया इनडायरेक्टली आमने सामने आ गए थे। जहां पर रशिया बशर अल असद के साथ खड़ा था, वहीं यूएसए फ्री सीरियन आर्मी के साथ। लेकिन यूएसए का कहना था कि यूएसए ISI के खात्मा के लिए ही सीरिया में घुसा है। इसके जवाब में ISI वालों ने यूएसए सिटीजन को पकड़ कर उन्हें गला काट के वीडियो इंटरनेट पर डालने शुरू किए। इसके साथ साथ 2015 में टर्की भी इस वार में एंट्री करता है, ताकि कुर्दिस्तान की मांग को दबाया जा सके। साथियों, इतनी सारी सुपर पावर्स, रिबेलियंस, आतंकी ग्रुप, इनके अलावा अपने अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए अनेकों कंट्री इस लड़ाई में लड़ रहे थे और सीरिया के एक बैटल ग्राउंड बना दिया गया। इस सबसे ज़्यादा नुकसान सीरिया के महिलाओं, बच्चों, यहाँ तक कि बूढ़ों की जान गई, जिनकी कोई गलती नहीं थी। 2016 में जब ट्रंप सरकार आई, तब यूएसए ट्रूप सीरिया से विड्रॉ कर दी जाती है। लेकिन 2017 में बशर अल असद ने फिर से केमिकल वेपन का यूज किया, जिसमें इंसिडेंट्स के बाद यूएसए ने फिर सीरिया में अपने एंट्री की। साथियों, दुनिया के इस कॉम्प्लिकेटेड वॉर में 4 लाख से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। इकोनॉमिकल बहुत बड़ा असर पड़ा, वहाँ के देश के लोगों में गरीबी बढ़ती गई और आज के डेट में भी इसका कोई सलूशन नहीं मिल पाया। यह सब शुरू हुआ बशर अल असद की एक जिद और 14 साल के मुआविया ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दीवार पर लिखी बात को इतना कुछ खो जाएगा। और साथियों, आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।